नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 में संकलित गद्य का पाठ 2 बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। तो कोई भी पाठ पढ़ने से पूर्व उसके लेखक की संक्षिप्त जानकारी अवश्य हमें जान लेनी चाहिए, ताकि हम पता लगा सकें कि लेखक का व्यक्तित्व कैसा रहा है, क्योंकि उसके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई बातें उसकी रचनाओं में झलकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों अर्थात कमियों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते, क्योंकि जब तक माता पिता होते हैं अपनी संतान को हर मुश्किल से बचाने का प्रयास करते हैं, यथासंभव प्रयास करते हैं। तो उनके माता पिता का निधन हो चुका था, तो जीवन में बहुत कठिनाइयाँ उन्होंने देखी। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए, कि जो आज़ादी का आंदोलन था उसमें उन्होंने भाग लेना शुरू किया। चाहे जुलूस हैं, हड़तालें हैं, जो भी कार्यविधि होती थी, इस वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। तो कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान अर्थात मृत्यु, उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में, यानी कि जब वो 15 साल के हुए, बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली रचनाकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। बहुत सारे मैगजीन्स ही पत्र थे जिसमें वो लिखते थे, संपादन का काम करते थे। अब जो इसमें शब्द आए हैं दैनिक, जो प्रतिदिन छपने वाले पत्र पत्रिकाएं, साप्ताहिक जो सप्ताह में छपते हैं, या मासिक जो मास में एक बार, महीने में एक बार छपते हैं। प्रायः पत्रिकाएं जो हैं साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक होती हैं, और पत्र दैनिक हमें मिल जाते हैं। हमारे घरों में भी अखबार आते हैं और हम पढ़ते हैं। और जब किसी शब्द में एक प्रत्यय जुड़ जाता है और उससे जो नया शब्द बनता है वह प्रायः विशेषण का कार्य करता है। तो पद परिचय में जब आप पढ़ेंगे, परिचय देंगे, तो इस चीज़ का आपको लाभ मिलेगा कि एक प्रत्यय जुड़ने वाले शब्द प्रायः विशेषण होते हैं। और जिन पत्र पत्रिकाओं में उन्होंने काम किया उनके नाम हैं तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। उल्लेखनीय जिसका उल्लेख किया जाना चाहिए। ये मुख्य पत्र पत्रिकाएं हैं जिनमें संपादन का काम वो करते रहे। गद्य की विविध विधाओं में साहित्य के दो भाग होते हैं, गद्य और पद्य। तो गद्य की अनेक विधाएं होती हैं। जैसे हम कहते हैं गद्य अर्थात प्रोज, बहुत सारी टाइप्स होती हैं। लिखने का ढंग होता है, कोई कहानियाँ लिखता है, कोई नाटक लिखता है, कोई उपन्यास लिखता है। तो ये सभी विधाएं होती हैं। तो विविध अनेक प्रकार की विधाओं में उन्होंने लेखनी चलाई है। तो गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली, उन्हें बहुत नाम मिला। उनका पूरा साहित्य जो भी उन्होंने लिखा बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है, कि इस नाम से उनकी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं, बेनीपुरी रचनावली, और 8 भागों में छपी हैं। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। जो मुख्य उनकी पुस्तकें हैं उनके नाम दिए गए हैं। पतितों के देश में यह उपन्यास है, चिता के फूल कहानी, अम्बपाली नाटक, माटी की मूर्तें रेखा चित्र, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत, जंजीरें और दीवारें संस्मरण आदि। कि अनेक विधाओं में उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, कि आज़ादी की चेतना जगाने का काम उनकी रचनाएं करती रहीं। मनुष्यता की चिंता, कि मनुष्य के लिए क्या हमारा स्वभाव होना चाहिए, जो मानव हित में हो वही काम हमें करने चाहिए, ऐसे भाव उनकी रचनाओं में मिलते हैं। और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। इतिहास की जो भी घटित होता है उसको उस समय की स्थितियों के अनुसार, उस समय क्या सामाजिक स्थितियाँ रही हैं, क्या साहित्यिक स्थितियाँ रही हैं, धार्मिक, राजनैतिक, पूरे
वातावरण को देखकर ही उन्होंने व्याख्या की है कि उस समय स्थितियाँ क्या रही हैं, उसके अनुसार उनकी व्याख्या है इतिहास की व्याख्या। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। ये इस नाम से भी हम उन्हें जानते हैं। अब पढ़ते हैं पाठ के परिचय में। देखिएगा क्या कहा गया है। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चित्र का उद्घाटन किया है। रेखा चित्र शब्द पर ध्यान दीजिए, ये गद्य की विधा है जिसमें उन्होंने लिखा है, यानी कि बाल गोविंद भगत जो पाठ है किस विधा में लिखा गया है, रेखा चित्र में, जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है, जिससे हमें सीखने को मिलता है कि हमें मानव हित में मानवता के लिए, मनुष्यता के लिए कार्य करना चाहिए। लोक संस्कृति जो हमारे उस क्षेत्र विशेष की संस्कृति है, वहाँ का रहन सहन, पहनावा, खान पान, सोच, भाषा, इस सब की जानकारी देना। लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक। सामूहिक चेतना समूह के लिए, कि समाज की चेतना का। एक होता है कि हम सिर्फ एक के बारे में सोचते हैं तो वह वैयक्तिक हो जाता है, यानी कि व्यक्तिगत हो जाता है। और जब एक समूह के बारे में अर्थात समाज के बारे में हम सोचते हैं वह सामूहिक हो जाता है। तो वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। और जो अन्य बात जो हमें देखने को मिलती है लेखक के विचार से, कि सन्यासी केवल वेशभूषा बदल लेने से, कि हमने गेरुए या किसी अन्य रंग के वस्त्र धारण कर लिए हैं, हम कहीं एकांतवास में रहने लगे हैं, या बाह्य अनुष्ठान, यज्ञ, पूजा पाठ, तिलक आदि के द्वारा हम कहें कि हम सन्यासी हो गए हैं, नहीं। लेखक कहते हैं कि वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं, कि आपका आचरण कैसा है, आप मानव हित में क्या कर रहे हैं, वही सब चीज़ें आपको सन्यासी की कैटेगरी में, उसके वर्ग में ला कर रखती हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं, क्योंकि उनका आचरण ऐसा है, जो भी कार्य वो करते हैं, जो गुण हैं वो सन्यासी के तुल्य उन्हें बनाते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है, कि समाज में अनेक बुराइयां व्याप्त हो गई हैं, कि जो कभी स्वस्थ परंपराएं रही थी उनका स्वरूप बदलते बदलते हम उसमें स्वार्थ ले आए हैं और उनका रूप खराब कर दिया है, जिससे रूढ़ी बन गई है। तो उन पर भी लेखक ने जो है चोट की है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है, कि उस समय ग्राम्य जीवन कैसा था, गांव में लोग कैसा जीवन व्यतीत करते थे। इस पाठ को पढ़ने से हमें उसकी भी जानकारी मिलेगी। तो आज की वीडियो में हम यही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में पाठ पढ़ना शुरू करेंगे कि पाठ की कथा वस्तु क्या है, लेखक हमें क्या बताना चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है, हमें क्या शिक्षा मिलती है। अगली वीडियो में मिलते हैं और इस पर विचार करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।